हाय एवरीवन। तो यार आज हम केमिकल बॉन्डिंग शुरू करने जा रहे हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग जो है वो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, बट कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, बोर्ड का एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी केमिस्ट्री के चैप्टर से बनते हैं जो सबसे कम टाइम में इजीली हो जाते हैं तो वो है केमिकल बॉन्डिंग। और अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से भी देखें तो दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। बहुत मजा आने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जनरली ऐसा लगता है याद करने का, बट ये चैप्टर बहुत ही लॉजिकल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर में हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, वीबीटी, वीएसईपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, एमओटी, आयनिक बॉन्ड और भी बहुत कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं, एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। और जो बच्चों ने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है अभी तक, यार वो लोग पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ लेना, क्योंकि बार बार पीरियोडिक टेबल की टर्म्स, उसके रेफरेंसेस यूज आएंगे। और जिन्होंने पढ़ लिया है, जिनको पढ़ते हुए कुछ टाइम हो गया, वो पीरियोडिक टेबल के पहले नोट्स रिवाइज कर लें, फिर इस चैप्टर को शुरू करें। ठीक है, तो चालू करें। बहुत मजा आने वाला है यार। मेरा ये फेवरेट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ऐसा क्यों। ठीक है, तो यार ये पीरियोडिक टेबल है। अब देखो, समझने की बात यह है, जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा तो हमने उसमें यह देखा कि एक एटम बनता कैसे है, तो हमने उसमें एटम बनाना सीखा। जब हमने पीरियोडिक टेबल देखा तो उसमें हमने यह देखा कि यार जब एक एटम हमारे पास होता है तो हम उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, कौन इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, कौन इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, कौन शेयरिंग पसंद करता है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हमने देखा, एटॉमिक रेडियस हमने देखा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने देखा। बट गौर करने वाली बात यह है कि वहां पे हमने जितना भी देखा, एक अकेले एलिमेंट के बारे में हमने बात करी। आपको समझ रहे हैं हम क्या करने वाले हैं? पहले हमने एटम कैसे बनता है ये समझा, फिर वो एटम कैसा होता है, उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं ये समझा। तो सर फिर हमने सब समझ तो लिया, केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत कहां पर है, क्यों हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, उसके लिए मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आई वांट योर अटेंशन ऑन दिस इमेज। ये क्या है? ये हमारा गोला है, पीके की भाषा में ये हमारा गोला है, हमारा गोला है ये। इस गोले को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे ऊपर एक एटमॉस्फेयर होता है, जमीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अगर आप गौर करेंगे, अभी मैं आपका ध्यान सिर्फ एटमॉस्फेयर पे केंद्रित करना चाहता हूं कि आप एटमॉस्फेयर के बारे में सोचें। सबको पता है कि एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ गैसेस। कौन सी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में? N2 78%, O2 21%, CO2 0.04%, आर्गन 0.93%। गौर करने वाली बात यह है कि 99% ऑफ द गैसेस इन एटमॉस्फेयर, वापिस से बोलूंगा, 99% जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में, वो एक एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। और दुख की बात यह है कि अभी हमें मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नहीं पता है। आप समझ गए? आर्गन जो 0.93% है उसके बारे में हमको पता है कि हां भाई ये इनर्ट होती है, नोबल गैस होती है, ये वो पीरियोडिक टेबल में हम इसके बारे में कुछ कुछ जान चुके हैं। बट N2, नाइट्रोजन का हमको पता है यार हाफ फिल्ड होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। पर N2 बनने की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि नाइट्रोजन अकेला नहीं रह सकता एज एन एटम, उसको मॉलिक्यूल बनना पड़ा? ऑक्सीजन की लाइफ में क्या दुख है कि उसको एटम बन के रहने में प्रॉब्लम है, उसको मॉलिक्यूल बनना पड़ रहा है। सेम फॉर CO2। और दुनिया में अगर लाखों करोड़ों कंपाउंड्स हैं तो 99% से ज्यादा कंपाउंड्स अर्थ पर एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में रहते हैं, अकेले एटम की फॉर्म में नहीं मिलते। इसका मतलब अकेले एटम्स मोस्ट केसेस में अनस्टेबल होते हैं। उनको स्टेबल होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए बॉन्डिंग करनी पड़ती है। जैसे यार हम भी अगर अकेले रहेंगे तो अनस्टेबल रहेंगे, हमें भी जीवन में पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पार्टनर की जरूरत पड़ती है स्टेबल होने के लिए। आपकी उम्र में भी पार्टनर की जरूरत नहीं है, दोस्तों से, पेरेंट्स से, भाइयों बहनों से काम चलाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है, तो सिमिलरली एटम्स को भी
कंबाइन होने की जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत पड़ती है स्टेबल होने के लिए। अब कौन किसके साथ कंबाइन करेगा, कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, ये पास में आ रहे हैं तो एनर्जी को क्या हो रहा है, जब दो एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो शेप क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होती है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हमको केमिकल बॉन्डिंग से मिलता है। तो अब पूरे बॉन्डिंग की शुरुआत हम एक सिंपल सी चीज समझने से चालू करते हैं। ठीक है, शुरू करें? पक्का? तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, इसको अपन समझते हैं H2 की मदद से। सबसे बेसिक है। अच्छा, अब एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस होती है, पर जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, वो H एटम से मिलकर नहीं बनी होती, वो H2 मॉलिक्यूल एक्चुअली में होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटम भी अकेला हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में अनस्टेबल है, उसको भी कंबाइन होना पड़ता है स्टेबल होने के लिए। तो अकेले एटम में क्या दुख है, कंबाइन होने के बाद वो दुख कैसे दूर होता है, यही तो साइंस है यार, यही तो अपने को करना है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग से नंबर आएंगे, सब कुछ होगा, बट एक इसकी ब्यूटी समझो। हम यूनिवर्स के जो बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं उसको सुलझाने की शुरुआत यहां पे कर रहे हैं। अगले 2 साल, 1 साल, 3 साल, जितने की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ये सारी चीजें सीखोगे कि हाउ थिंग्स एक्चुअली वर्क। एक हाइड्रोजन का एटम अकेला अनस्टेबल क्यों है, आज हमको इसका आंसर मिल जाएगा। देखो, यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे, एक हाइड्रोजन के एटम नंबर 1 पे पूरा अपन फोकस करते हैं। यहां पे आपको एक न्यूक्लियस दिखेगा लाइट ब्लू से, जिसके ऊपर H लिखा हुआ है, मैंने मार्क कर रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा लाल कलर का। तो ये न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, अट्रैक्शन का फोर्स है। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, एटम नंबर 2 में भी एक हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन का फोर्स है। क्लियर हुआ? पर दुविधा यह है कि ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है ये इनफ नहीं है क्या करने के लिए, इसको स्टेबलाइज करने के लिए। क्या करने के लिए इनफ नहीं है, उसको स्टेबल स्पीशीज बनाने के लिए स्टेबल नहीं है। अब सिचुएशन नंबर 2 हम एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास सिचुएशन नंबर 2 है, जब एटम 1 और एटम 2 पास में आए, कंबाइन हुए। इस केस में आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको एक नई पिक्चर दिखेगी। नई पिक्चर क्या है? नई पिक्चर कुछ ऐसी दिखती है। आप सिर्फ रेड वाले इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो। केस नंबर 1 में रेड वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो एटम 1 का इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर सिर्फ एटम 1 के न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था जब हाइड्रोजन का एटम अकेला घूम रहा था। जब हमने दोनों एटम को कंबाइन किया तो एक नया फोर्स आ गया, ये वाला, जहां पर हाइड्रोजन एटम नंबर 2, द्वितीय हाइड्रोजन एटम नंबर 2 का जो न्यूक्लियस है वो भी अट्रैक्शन का फोर्स लगा रहा है। किस पे? हाइड्रोजन नंबर 1 के इलेक्ट्रॉन पे। तो मतलब एक नया अट्रैक्शन का फोर्स आया जब हमने दोनों एटम को कंबाइन किया। बात समझ में आई? अब ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है, इस पे एटम नंबर 1 और एटम नंबर 2 दोनों के न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। सेम कहानी किस में रिपीट होगी? सेम कहानी रिपीट होगी इसमें, जहां पे एटम नंबर 2 के इलेक्ट्रॉन पे एटम नंबर 1 के न्यूक्लियस का भी फोर्स लगेगा। तो 2 एडिशनल नए फोर्सेस ऐड हो गए। एटम नंबर 1 के न्यूक्लियस ने जो 2 के इलेक्ट्रॉन पे लगाया और एटम नंबर 2 के न्यूक्लियस ने जो 1 के इलेक्ट्रॉन पे लगाया। तो इसका मतलब समझने की बात यह है कि नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीज हो गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि एटम 1 के न्यूक्लियस ने एटम 2 के इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। तो एटम 2 का इलेक्ट्रॉन है वो भाग के कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि 1 और 2 के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, 2 और 1 के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स बन गया। तो मतलब दोनों के बीच में एक रिश्ता बन गया। रिश्ता बन गया मतलब बॉन्ड बन गया। तो जो पहले अनस्टेबल थे
वो बॉन्ड बनाने के बाद, अट्रैक्शन फोर्स एक्स्ट्रा एडिशनल आने के बाद क्या हो गए? स्टेबल हो गए। तो यहां से हमको हमारी केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन मिलती है। यह आपको कॉपी में लिखना है कि द अट्रैक्टिव फोर्स which holds various constituents together in different chemical species is called a chemical bond। तो क्या बन गया यहां पे? यहां पे बन गया एक केमिकल बॉन्ड। ठीक है, एटम 1 ने एटम 2 को पकड़ लिया, एटम 2 ने एटम 1 को पकड़ लिया, आपस में इनके बीच में रिश्ता बन गया, ये स्टेबल हो गए और बन चुका है एक केमिकल बॉन्ड। देखो, आप जब अपने ड्रीम कॉलेज में जाओगे, शुरुआत में आपका किसी से कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, आपके कोई दोस्त नहीं बनेंगे, तो बड़ा अकेला अकेला फील होता है। मैं आईआईटी बॉम्बे गया था, बड़ा रोना आया था यार, 2-3 दिन तो किससे बात करूं, कोई मेरा दोस्त नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं था मेरा, अकेला घूम रहा था, अनस्टेबल था, परेशान था। पर फिर 2-3 दिन में दोस्ती डेवलप होना शुरू हुई, लोगों से जान पहचान बढ़ी, कॉम्बिनेशन बने और स्टेबिलिटी आई। तो एटम्स की दुनिया में भी एग्जैक्टली ये ही सेम चीज होती है। आई बात समझ में? अब अगला क्वेश्चन कि अट्रैक्टिव फोर्स होने से, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ क्यों रही है? अट्रैक्टिव फोर्स के होने से एक्चुअली में नेचर में क्या होता है? उसके लिए हमको यह सवाल पूछना पड़ेगा कि एनर्जी का क्या? देखो, एक फैक्ट है जो आपको आपकी कॉपी में लिखना है, और वो फैक्ट यह है कि जब भी एनर्जी डिक्रीज होगी किसी भी सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्या लिखना है? जब भी एनर्जी डिक्रीज होगी किसी सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। और जब दो एटम के पास आने से एनर्जी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। तो वो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जहां पर जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं तो नेट एनर्जी रिलीज होती है या डिक्रीज होती है। और जब भी दो एटम के पास आने पर नेट एनर्जी बढ़ती है, वो बढ़ती कैसे वो भी अभी आपको समझाऊंगा, तो फिर एटम्स का कॉम्बिनेशन नहीं होता, एक ढंग का केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो हम यार अपने H2 के केस को डेप्थ में समझते हैं कि यार यहां पे नेट एनर्जी कैसे डिक्रीज हुई। तो हमने अभी क्या देखा कि अगर मेरे पास ये दो हाइड्रोजन के एटम है, तो यहां पे सबसे पहले एक चीज और वापस से जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था उसको यहां पे आपको बता देता हूं कि हम इंफिनिटी पे एक सिस्टम की एनर्जी को 0 लेते हैं। मतलब अगर एक हाइड्रोजन का एटम दूसरा हाइड्रोजन का एटम एक दूसरे से इनफाइनाइट दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, तो इस सिस्टम की नेट एनर्जी को 0 माना जाएगा। अब जब ये इंफिनिटी से एक दूसरे के पास आएंगे तो या तो एनर्जी डिक्रीज होगी मतलब बॉन्ड बन गया, या एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब बॉन्ड नहीं बना। तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि पास आने पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है? क्या बोला मैंने? सर आपने बोला इन्फिनिटी पे एनर्जी 0 है, कन्वेंशन से हमने मान लिया, कन्वेंशन तो जो है वो है, हम कुछ नहीं कर सकते उसका, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, अपना दिमाग लगाने मत बैठना, आप चेंज नहीं कर सकते। साइंटिफिक कम्युनिटी ने मिलकर डिसाइड कर लिया इन्फिनिटी पे एनर्जी को 0 मानेंगे। वो 100 भी मान सकते थे, 200 भी मान सकते थे, 500 भी मान सकते थे, -500 भी मान सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, बट उन्होंने डिसाइड कर लिया 0 अच्छा नंबर है, 0 मानेंगे। तो अगर दो एटम के पास आने पर एनर्जी रिलीज होती है मतलब नेगेटिव हो जाती है, एनर्जी नेगेटिव तभी होती है जब आप इन्फिनिटी पे 0 मान लेते हो। ऐसे एब्सोल्यूट सेंस में एनर्जी नेगेटिव का कोई सेंस नहीं होता, ठीक है, ये सारी बातें बाद में देखेंगे। अभी तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों एटम के पास आने पर अगर एनर्जी डिक्रीज हो रही है सिस्टम की तो बॉन्ड बन जाएगा, और अगर दोनों एटम के पास आने पर एनर्जी इंक्रीज हो रही है सिस्टम की तो बॉन्ड नहीं बनेगा, तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, वो अकेला एटम की तरह से ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमको कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो यहां पे हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हम ये देख रहे हैं कि जब हमने हाइड्रोजन का एक एटम लिया तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में और हाइड्रोजन के ए मतलब ए एटम या 1 एटम कुछ भी उसको बोलो, ए एटम, ए हाइड्रोजन एटम में ऑलरेडी एक अट्रैक्शन का फोर्स था उसके न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच में। बी हाइड्रोजन एटम में भी ऑलरेडी एक अट्रैक्शन का फोर्स था उसके न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन में, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीख चुके हैं। हम जब इन दोनों को पास में लाए तो दो नए और अट्रैक्शन के फोर्स बने, न्यूक्लियस ए इलेक्ट्रॉन बी के बीच में और न्यूक्लियस बी और इलेक्ट्रॉन ए के बीच में। पर गौर करने वाली बात यह भी है यहां पे कि जब हम दो एटम को पास में लाते हैं तो वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस भी आते हैं।
यार हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन भी तो पास में आए ना जब एटम पास में आए। तो जब इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो रिपल्शन भी इंक्रीज होगा। दोनों न्यूक्लियस भी पास में आए, न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो जब दोनों न्यूक्लियस पास में आए तो पॉजिटिव पॉजिटिव का रिपल्शन भी बढ़ेगा। तो जब हम कभी भी पूरी दुनिया में किसी भी दो एटम को, दो कंपाउंड को, दो मॉलिक्यूल को पास में लाते हैं तो एक तो अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ता है और साथ में रिपल्शन का फोर्स भी बढ़ता है। अच्छा चलो मेरे को एक बात बताओ, -10 में मैं 5 ऐड करूंगा, -10 + 5, तो नेट क्या हुआ? -5। सर ये माइनस प्लस कहां से आ गया? अभी तो हम अट्रैक्शन रिपल्शन की बात कर रहे थे। अरे तो बंधुओं सुनो, जब अट्रैक्शन का फोर्स होता है तो एनर्जी नेगेटिव होती है, तो -10 एनर्जी रिलीज होगी अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ने से H2 के बीच में, रैंडम नंबर है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है। रिपल्शन के बढ़ने से +5 की एनर्जी इंक्रीज होती है हाइड्रोजन के अंदर। पर नेट एनर्जी का क्या हुआ? अट्रैक्शन से जितनी डिक्रीज हुई प्लस रिपल्शन से जितनी बढ़ी। अगर अट्रैक्शन की वजह से जो एनर्जी डिक्रीज हुई और रिपल्शन की वजह से जो एनर्जी बढ़ी, इनका नेट सम नेगेटिव आ जाता है, मतलब नेट एनर्जी डिक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। इसका मतलब जब जब अट्रैक्शन का फोर्स जीतेगा तो मॉलिक्यूल बनेगा, और जब रिपल्शन का फोर्स जीतेगा मतलब नेट एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। और अब अगर मैं आपको हाइड्रोजन का एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ दिखाऊं तो उसमें कुछ ऐसा होता है। ये दो हाइड्रोजन के एटम है, जब पास आते हैं तो एक डिस्टेंस पर एनर्जी बहुत कम हो जाती है। जो लोएस्ट पॉइंट ऑफ ग्राफ है उस पर ध्यान दो कि एनर्जी यहां पर नेगेटिव में है। इसी पॉइंट पर हाइड्रोजन के दोनों एटम आकर रुक जाते हैं और उनके बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, यह एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, इसमें हमने नहीं बनाया, और हम यहां पे विद प्रूफ कह सकते हैं कि अट्रैक्शन का फोर्स जीत रहा है क्योंकि नेट एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो हां, दो हाइड्रोजन के एटम कंबाइन होकर एक हाइड्रोजन मतलब H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर यहां पे तो एक पॉइंट के बाद अट्रैक्शन का फोर्स तो बढ़ रहा है पर फिर भी नेट एनर्जी तो बढ़ रही है घटने की जगह। उसको भी अभी समझाता हूं। जो लोएस्ट पॉइंट है, जब आप उसके लेफ्ट में देखोगे तो अचानक से एनर्जी बढ़ रही है, उसका क्या रीजन है? चलो अब इसको ध्यान से एक एक करके समझते हैं। यह हमारा ग्राफ है जो अभी हमने बनाया। कब एनर्जी कम हो रही है, कब एनर्जी बढ़ रही है, ये सारी चीजें भी तो सीखनी है। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ तो देख लिया, अब उससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, क्या रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, वो देखते हैं। देखो शुरुआत में मान लो हमने इतनी डिस्टेंस रखी थी हाइड्रोजन के एटम के बीच में। यहां पर अगर आप देखोगे तो एनर्जी 0 से कम है, मतलब नेट एनर्जी रिलीज हुई। पर क्या अभी भी मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो गई क्या? नहीं। तो दोनों हाइड्रोजन के एटम और पास में आएंगे, वो और पास आए तो एनर्जी और कम हुई, वो थोड़े से और पास आए। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे जहां पे दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन चुका है, इस पॉइंट पे एनर्जी मिनिमम है। क्या है इस पॉइंट पे? एनर्जी मिनिमम है। तो जब हाइड्रोजन के दो एटम कंबाइन होते हैं तो वो एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर, दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पर रहते हैं, मॉलिक्यूल बन जाता है। अब इसके बाद क्या होगा? अगर आप दोनों हाइड्रोजन के एटम को और पास लाओगे ना, तो जो न्यूक्लियस के बीच का रिपल्सिव फोर्स है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो इस पॉइंट के बाद एनर्जी एकदम से तेजी से ऊपर जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है काफी कम हो गया, तो रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा बढ़ गए। तो हम इससे लेफ्ट में नहीं जाएंगे, हम दो हाइड्रोजन के एटम के बीच में एग्जैक्टली इतना डिस्टेंस रखेंगे, उनके न्यूक्लियस के बीच में। एटम के बीच का डिस्टेंस हम कैसे नापते हैं? उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो हाइड्रोजन एटम के, दोनों हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस हम इतना रखेंगे। तो जब हम इसके देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो इस पॉइंट के, इस लाइन के राइट में अट्रैक्शन डोमिनेट करता है, इस लाइन के लेफ्ट में रिपल्शन डोमिनेट करता है, और हम रिपल्शन को जीतने दे नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम एग्जैक्ट सेंटर पे, जहां पे अट्रैक्शन का फोर्स मैक्सिमाइज्ड है, वहां पे मॉलिक्यूल बन गया, ऐसा बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में ये जो एनर्जी आती है, जो बॉन्ड एनर्जी जिसको हम बोलते हैं कि यार इतनी एनर्जी रिलीज हुई इस बॉन्ड के बनने से। पहले एनर्जी 0 थी, जब दोनों हाइड्रोजन के एटम इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, जब एनर्जी 0 थी,
जब वो इस डिस्टेंस पे आ गए, जिसको बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस बोला जाता है, एक केमिकल बॉन्ड है, उस केमिकल बॉन्ड में कितनी एनर्जी रिलीज हुई, वही जो ग्राफ का मिनिमा है, 0 से लेकर इसकी जितनी तक जो इसकी वैल्यू है, वो बोलते हैं कि इतनी एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो इतना है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ही है, पिकोमीटर में है, ये मीटर्स में नहीं है, 10 की पावर -15 मीटर का यहां पे स्केल है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड एनर्जी हाइड्रोजन के केस में जो निकल के आती है, वो निकल के आती है -435.8 किलो जूल पर मोल, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। एनर्जी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि नेट एनर्जी कम हो गई। तो अगर एक मोल हाइड्रोजन एटम में लूंगा, दूसरा मोल हाइड्रोजन एटम में लूंगा, उनसे मैं मिला के H2 गैस बना दूंगा, तो आपको -435.8 किलो जूल जितनी एनर्जी मिलेगी। जो बॉन्ड लेंथ आती है वो 74 पिकोमीटर की आती है। कितनी आती है, 74 पिकोमीटर की आती है। क्लियर हुआ? चले आगे एक बार समराइज कर लें। यहां तक हमने ये समझा कि नेचर में मोस्ट ऑफ दी चीजें एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड के फॉर्म में रहती है, क्योंकि अकेला एटम स्टेबल नहीं हो पाता मोस्ट ऑफ द केसेस में। कुछ कुछ हैं जो अकेले भी घूम लेते हैं, होते ना यार, कॉलेज में भी कुछ कुछ लोग होते हैं एकल टोड़े, या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं जिनको किसी के साथ रहना पसंद नहीं करता, पर मोस्ट ऑफ द लोग तो झुंड में ही घूमते हैं, है ना, दोस्तों के साथ ही रहते हैं। तो एटम्स की दुनिया में भी एग्जैक्टली सेम होता है। दो एटम पास क्यों आते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जीत जाता है, नेट एनर्जी रिलीज हो जाती है, दोनों के बीच में एक केमिकल बॉन्ड बन जाता है, जिसको हमने एक्सपेरिमेंटली भी देख लिया। दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस जिसपे वो रहते हैं, एक बॉन्ड बना के उसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, जितनी एनर्जी रिलीज हुई उसको बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। ये अभी तक हमने समझा। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करो और खुद से दिमाग लगाओ कि यार हाइड्रोजन के दो एटम जब पास आते हैं तो H2 बन जाता है, पर हीलियम के जब दो एटम पास आते हैं तो हीलियम 2 He2 कभी नहीं बनता। इसका क्या रीजन होगा, आप इसको सोचो पॉज करके, फिर अपन दोबारा मिलते हैं। तो आप में से काफी सारे लोगों ने सोच लिया होगा कि यार हमने ये सीखा था अभी कि जब एनर्जी रिलीज होगी तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, और जब एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। जब हम ग्राफ देखेंगे एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस इन मॉलिक्यूल्स का, जो हमने स्टैंडर्ड ग्राफ बनाया था, तो ये तो H2 का ग्राफ है, ये तो हमको समझ में आता है कि हां इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसलिए H2 फॉर्म होगा। पर He2 के केस में ये ग्राफ जो है ये हमेशा पॉजिटिव एनर्जी की तरफ रहता है। इसका मतलब जब दो He के मॉलिक्यूल्स को आप पास लाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और पास लाओगे तो एनर्जी बढ़ेगी, और पास लाओगे तो एनर्जी और बढ़ेगी, और पास लाओगे तो एनर्जी और बढ़ेगी। इसका मतलब कभी भी एनर्जी कम हो ही नहीं रही है, इसलिए कभी भी He2 मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो जो ब्लू वाला ग्राफ है वो H2 का ग्राफ है, और जो ग्रीन वाला ग्राफ है वो He2 वाला ग्राफ है। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लो कि कोई भी थ्योरी आ जाए, कोई सी भी थ्योरी जो अभी हम इतनी सारी पढ़ेंगे भी सही, हर थ्योरी सिर्फ इसी का एक्सप्लेनेशन देती है क्वालिटेटिवली कि कब एनर्जी कम हो सकती है, कब एनर्जी बढ़ सकती है। बट फाइनल आंसर कि मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा वो किसी थ्योरी से नहीं आता, वो इसी से आता है कि अगर कंबाइन होने पर एनर्जी कम हो गई तो मॉलिक्यूल बन जाएगा, और अगर कंबाइन होने पर एनर्जी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। बहुत बेसिक चीज है, पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है पूरे बॉन्डिंग में तो वो ये ही है। ये ग्राफ आप अपनी दिमाग में रखना। हीलियम नोबल गैस है ऐसा आपको बोला जाएगा, और भी नोबल गैसेस होती है, नियॉन, आर्गन। ये नोबल क्यों है, क्योंकि जब हम इनसे मॉलिक्यूल बनाने की कोशिश करते हैं तो यहां पर हमेशा एनर्जी इंक्रीज होती है। अब दूसरा पहलू, इसका मतलब यह हो गया कि हीलियम से जब हम दूसरे हीलियम को पास लेकर आएंगे तो रिपल्शन का फोर्स डोमिनेट करेगा। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को लेकर आ रहे हैं तो अट्रैक्शन का फोर्स एक पॉइंट तक डोमिनेट कर रहा है, जिससे एनर्जी कम हो रही है। ठीक है, अब यार दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें टर्म के हिसाब से आपको बता रहा हूं जो हमको समझनी है। उसमें पहले है कि ये जो हमने अभी सीखा, ये समराइजेशन है उसका, कि जितनी ज्यादा एनर्जी कम होती जाएगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। तो कौन स्टेबल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी।
तो पहली टर्म वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्ट लेते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम, इसके अंदर अगर मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, आपने सीखा है तो 1s2 2s1, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो गई 2s1, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे लिथियम में, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें 1s2 2s2 2p3, तो वैलेंस शेल कौन सा हुआ, शेल नंबर 2, वैलेंस शेल कौन सा हुआ, शेल नंबर 2। शेल 2 के अंदर इसमें दो ऑर्बिट्स है, s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, ठीक है। तो s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन के सेकंड शेल में, जो आउटर मोस्ट शेल है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 5, 2s में और 3 p में, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 5। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है, ये मत सोचना कि सर जो 2p के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नहीं, आउटर मोस्ट शेल बोला जा रहा है। तो जो क्वांटम नंबर n होता है उससे शेल देखते हैं, तो 2s2 और 2p3, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जो सेकंड शेल में है, चाहे वो s का हो चाहे वो p का हो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। जैसे पॉज करके आप ऑक्सीजन के अंदर और सोडियम के अंदर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो फटाफट से, ऑक्सीजन में और सोडियम में निकालो। तो निकालते कैसे हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑलरेडी सीख रखा है, 1s2 2s2 2p4। तो सबसे बड़ा शेल नंबर कौन सा है 2, तो मतलब आउटर मोस्ट शेल कौन सा हो गया 2। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स 2 के करस्पॉन्डिंग हैं वो सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो 2s2 के 2 और 2p4 के 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6। आगे चलते हैं, अगला सोडियम। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 3, तो आउटर मोस्ट शेल कौन सी हो जाएगी 3। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 3 में, 3s1, सिर्फ एक ही है, तो जो सोडियम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 1। अब एक बहुत बड़ी चीज सबको परेशान कर रही थी, जैसे मान लो मेरे को ऑक्सीजन का एटम बनाना है, तो क्या मैं बार बार वो न्यूक्लियस बनाऊं, फिर शेल बनाऊं, फिर इलेक्ट्रॉन्स बनाऊं, पागल ही हो जाएंगे, थक जाएंगे। कोई बेटर तरीका है क्या कि हम एक एटम को आसान तरीके से कॉपी पे बना सकें? तो लुईस ने यह तरीका दिया लुईस सिंबल्स की फॉर्म में, कि भाई ऑक्सीजन के एटम को बार बार इस तरीके से बनाने से बेटर है, तुमको मैं एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। वो तरीका क्या है, लुईस सिंबल्स। तो उन्होंने क्या बोला कि देखो ये आपका एक ऑक्सीजन का एटम है ना, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट तो ये वाला पार्ट जो इनर शेल वाला पार्ट है, और इसको हम बोल देते हैं एक कर्नल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक कर्नल बोल देते हैं। और ये जो कर्नल है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है, ये जो कर्नल है ये पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज है, देखो ये एक ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होते हैं सर, 8 प्रोटॉन्स होते हैं। यहां पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो 8 प्लस का चार्ज 2 माइनस का चार्ज, तो नेट प्लस 6 का चार्ज है इस कर्नल के ऊपर। तो जो इनर मोस्ट शेल है, मतलब जो इनर शेल है, आउटर मोस्ट शेल के अलावा जितनी भी शेल्स हैं, जैसे मान लो अगर सोडियम का एटम है, तो सोडियम के एटम में क्या होगा कि शेल 1 और शेल 2 ये इनर शेल हो जाएंगी, तो वो कर्नल का पार्ट हो जाएंगी। तो कर्नल कैसे निकालते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछा नहीं जाएगा, बट ठीक है। कर्नल कैसे निकालते हैं, आउटर मोस्ट शेल को हटा दो किसी भी एटम में से, बाकी जो पार्ट बचा वो उसका कर्नल हो जाएगा, और उसको हम उस एटम के सिंबल से लिखेंगे। अभी एग्जांपल में समझेंगे। तो कर्नल समझ में आया क्या हो गया, ठीक है। और कर्नल पॉजिटिवली चार्ज होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन का एटम है, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। कैसे, कर्नल जो है, जो हमारा इनर शेल था और न्यूक्लियस था, उसको हम उस ऑक्सीजन मतलब उस एलिमेंट के सिंबल से, जो उसका एलिमेंट का सिंबल होता है, ऑक्सीजन को हम O लिखते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरीके से लुईस सिंबल बन जाता है। तो ये किसका लुईस सिंबल हो गया? ऑक्सीजन का लुईस सिंबल हो गया ये। तो जो लोन पेयर होते हैं, मतलब अगर हम ऑक्सीजन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2, 2p4, तो 2s2, तो मतलब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिस भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन साथ में रह रहे हैं उसको हम कंबाइन करके पास पास बनाते हैं, जैसे यहां पे बनाया है, ठीक है। फिर 2p4, तो p में 3 ऑर्बिटल हैं, तो 3p ऑर्बिटल में से एक में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसको भी हम एक पेयर की तरह से पास पास डॉट बना के डिनोट कर देंगे, कुछ इस तरीके से। और जो दो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हैं उनको हम थोड़ा सा दूर दूर बनाएंगे ताकि यह पता लग सके कि हां भाई ये अनपेयर्ड हैं। तो ये इस तरीके से हमारा पूरा ऑक्सीजन का एटम डिनोट हो गया, बहुत सिंपलिस्टिक टर्म्स में। हमने क्या क्या लिया? कर्नल लिया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लिया और उसको इस तरह से डिपिक्ट कर दिया। तो बहुत सारे एग्जांपल अपन कर लेते हैं भाई। लिथियम, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रीन वाला है, व्हाइट वाला तो यार आई का डॉट है, कंफ्यूजन मत करना। तो लिथियम का इनर शेल प्लस उसका न्यूक्लियस को हमने Li से कर्नल बना के लिख दिया। अब 1s2 2s1, क्या बोल रहा हूं मैं? लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। तो आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? एक है। तो हमने उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया? ग्रीन डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया। बेरिलियम 1s2 2s2, ठीक है, तो उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया? कुछ ऐसे। देखो बेरिलियम के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में है, इसलिए हमने उनको साथ में बनाया 1s2 2s2। तो बेरिलियम का B उसने उसके न्यूक्लियस को और 1s वाले शेल को इनकॉर्पोरेट कर लिया, वो एक कर्नल हो गया। और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वो हमने डिपिक्ट कर दिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में इतनी खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए हमने इनको स्पेशल जो है एक प्रेफरेंस दी है, एक इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोरोन की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p1, तो दो इलेक्ट्रॉन साथ में, एक इलेक्ट्रॉन अलग, तो ये बोरोन का सिंबल हो गया। कार्बन के अगर हम लुईस सिंबल की बात करें, बहुत सिंपल है यार, इसमें आप प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी बहुत, इन्हीं को दोबारा बना लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। बट पेन अगर नहीं चलाया तो जिंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। कार्बन का क्या सीन है भैया? 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 के दो इलेक्ट्रॉन साथ में आ गए, 2p2 में दोनों सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, पहले पेयरिंग कराने से जितना मैक्सिमम अनपेयर्ड कर सकते हो वो कर दो, ऐसा हंड ने बोला था और हमने उनकी बात मान ली, ठीक है। नाइट्रोजन का हो गया ऐसा, ऑक्सीजन का हो गया ऐसा, सिंपल, क्लियर है। क्या करना होता है? कर्नल उसके सिंबल से डिपिक्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को अगर पेयर्ड हैं तो साथ में कम गैप देकर, अनपेयर्ड हैं तो दूर दूर इस तरह से डिपिक्ट कर दो। तो ये नाइट्रोजन का सिंबल लुईस सिंबल और ये ऑक्सीजन का लुईस सिंबल, ठीक है। अब आज से अगर हम करीब 125 साल पहले जाए ना, तो हमारे पास ना इक्विपमेंट्स हुआ करते थे, ना बहुत कोई थ्योरीज थी, और इनफैक्ट बहुत सारे एलिमेंट्स तो डिस्कवर ही नहीं हुए थे। तो तब साइंस उतनी डेवलप नहीं हुई थी। तो बहुत सारे लोगों को नोबल गैस का तो पता था, काफी सारे लोगों को, तो सब ये पूछते रहते थे कि भैया नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती, नोबल गैसेस रिएक्ट क्यों नहीं करती, क्या इनका रीजन है? रीजन बता दो। इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही होती है कि वो क्यों वाला सवाल पूछता रहता है। तो सबने ये रीजन पूछे। उस टाइम पे जो सबसे बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे वो हुआ करते थे हमारे लुईस और कौसल। कौन हुआ करते थे? लुईस और कौसल हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे। तो उन्होंने नोबल गैसेस नोबल क्यों होती है इसके ऊपर एक थ्योरी बना दी, और कुछ एक दूसरे मॉलिक्यूल्स भी उस थ्योरी को मानने लग गए थे। बट ये बेकार थ्योरी है, रिडंडेंट थ्योरी है, कोर्स में है इसलिए आपको बता रहा हूं, बट अपने दिमाग में इससे आंसर नहीं लाना, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला कि यार ये जो नोबल गैसेस होती है ना, इनके वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन्होंने अपनी एक थ्योरी बना दी, ऑक्टेट रूल बना दिया। उन्होंने बोला कि नोबल गैसेस इसलिए इनर्ट होती हैं क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में। अब उन्होंने बोला देखो, ऑक्सीजन के दो एटम जब बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्ड करने के बाद उनके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे तब आपको गिन के बताऊंगा, अभी उसमें मत बैठना, बस ये मेरी बात मान लो, मैं जो बोल रहा हूं कि
उनके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जब बॉन्डिंग हो जाती है। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, तो वो भी जब बॉन्ड बनाता है, बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेता है दूसरे नाइट्रोजन के साथ, तो उसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। लुईस और कोसल चिल्लाना शुरू, यूरेका यूरेका यूरेका। उन्होंने बोल दिया भाई 4 5 10 एटम के बल पे कि जो भी 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा अपने वैलेंस शेल में वो स्टेबल हो जाएगा, वो नोबल गैस जैसा हो जाएगा। हमारे पास ये 5-6 एग्जाम्पल हैं। तो उन्होंने इसके बेसिस पर 1916 में अपनी ऑक्टेट थ्योरी बनाई, जिसमें उन्होंने ये लॉ दिया कि एटम जो है वो कंबाइन करते हैं, या तो आप इलेक्ट्रॉन्स पूरे के पूरे दे दो या शेयर कर दो। पूरे दे दोगे तो आयनिक बॉन्ड बना लोगे, शेयर दे दोगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लोगे। इन ऑर्डर टू हैव, इस तरीके से आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर आदान प्रदान करो कि आपके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। 8 माने ऑक्टेट, तो इसलिए इसको बोला गया ऑक्टेट रूल। ठीक है, इसको क्या बोला गया? ऑक्टेट रूल बोला गया। पर ये दुनिया का बिल्कुल बेसलेस रूल है, कोई इसके पीछे साइंस नहीं है। स्टेबल वही होगा जिसकी एनर्जी कम होगी, अनस्टेबल वो होगा जिसमें एनर्जी बढ़ेगी। ऑक्टेट रूल का कोई लेना देना नहीं है। कोई आपसे ये पूछे कि यार ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल स्टेबल क्यों है, प्लीज ये जवाब मत देना कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। नहीं, ऑक्टेट रूल ऑब्जर्वेशन बेस्ड रूल है, नेचर के बेसिक लॉज पे बेस्ड रूल नहीं है। नेचर को फिजिक्स गवर्न करती है, ऐसे ये रूल्स गवर्न नहीं करते। सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन थी कि हां ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब रियल दुनिया में आते हैं। रियल दुनिया में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3, उनका एक पर्टिकुलर शेप होता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यार ये पिरामिड जैसा मॉलिक्यूल क्यों है, समझ रहे हो? ये लीनियर क्यों नहीं है, 3D में क्यों चला गया मॉलिक्यूल प्लेन को छोड़ के? ये सारे क्वेश्चंस और इसके जैसे और भी क्वेश्चंस है, उनको आंसर करने के लिए हम अब केमिकल बॉन्डिंग का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि शेप ऐसा क्यों आया। कुछ एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका तो हमने आंसर दे दिया। ये एटम्स एग्जैक्टली कैसे कंबाइन कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि यार H2 जब बनता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है। ऑक्सीजन जब बन रहा है तो डबल बॉन्ड आ जाता है। नाइट्रोजन जब बन रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। तो अलग अलग बॉन्ड्स हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन हो जाते हैं, कार्बन हाइड्रोजन कंबाइन हो जाते हैं, पर शायद कोई और कंबाइन ना हो। तो कौन कंबाइन हो रहा है, कौन कंबाइन नहीं हो रहा, इसका हमको आंसर ढूंढना है। और फाइनली कितनी एनर्जी निकल रही है या देनी पड़ रही है वो बॉन्ड बनाने के लिए। तो इन सब के आंसर हम अब पूरे चैप्टर में ढूंढेंगे, और यही केमिकल बॉन्डिंग की नीड भी है। एक और लास्ट चीज, बॉन्ड 2 तरीके होते हैं। डेटा बेस्ड अगर हम बात करें तो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड। वो वाले बॉन्ड्स जिसमें कि 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा की एनर्जी निकलती है, पूरा डायग्राम आपको बना के दे देता हूं। जब 2 एटम कंबाइन होते हैं और 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और 42 किलोजूल पर मोल से कम एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको बोलते हैं वीक बॉन्ड। 42 किलोजूल पर मोल से ज्यादा एनर्जी अगर रिलीज हुई तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, 42 किलोजूल पर मोल से कम एनर्जी अगर रिलीज हुई तो वीक बॉन्ड। डेटा है, अपने दिमाग में रख लेना, याद करने की सच जरूरत नहीं है। अब बॉन्ड्स भी कई प्रकार के होते हैं। एक तरीका तो हो गया कि यार आप इलेक्ट्रॉन को पूरा ही दे दो, शेयर मत करो, पूरा जाने दो, टाटा बाय बाय कर दो, जैसा सोडियम वगैरह करते हैं, या इलेक्ट्रॉन को पूरा ले लो जैसे क्लोरीन वगैरह करते हैं। इसको बोलते हैं लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉन पूरा दे देते हो या पूरा ले लेते हो तो आपके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। इलेक्ट्रॉन दे दिया तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो नेगेटिव चार्ज। मतलब इस तरीके से बॉन्ड बनाने में आप एक आयन बन जाते हो, तो इसको बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 तरह से हो सकती है, या तो इक्वल शेयरिंग, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है, या अनइक्वल शेयरिंग तो कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड बन जाता है। अब आने वाले 15-16 लेक्चर में हम एक एक करके इन सारे बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के ऊपर तो एक पूरा अलग से चैप्टर है जो 12th में पढ़ेंगे, बट यहां पे भी उसका थोड़ा थोड़ा सा हम एनालिसिस जरूर करेंगे। स्टार्टिंग हम करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है, तो ये बेसिक सारे हमारे केमिकल बॉन्डिंग के हो गए। अब अपना लेवल बढ़ाते हैं, मजा आने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड आपके साथ ये जर्नी को कंप्लीट करने में। ऑल द बेस्ट।